देखिए, पिछले क्लास में हमने ग्राफ बनाना सीख लिया था और ग्राफ की सहायता से किसी प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से हम लिखते हैं वो भी आपने देख लिया था। इसके आगे हम अनुपातों की तुलना करेंगे, जिसमें A1/A2, B1/B2, C1/C2 इनकी तुलना करके बिना ग्राफ बनाए आपको ये बताना है कि जो समीकरण है वो संगत है या असंगत। तो इससे पहले आपको जो प्रतिबंध बताए थे वो प्रतिबंध आपको ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं कि कौन सा प्रतिबंध किस प्रकार का होता है और उसमें क्या कंडीशन अप्लाई होती है। जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 तो हमें क्या प्राप्त होता है। अगर कंडीशन ये दे रखी है आपको कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो इस कंडीशन में हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है और प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पे काटती है, इसलिए इनका एक हल विद्यमान होता है। जिस समीकरण का हल विद्यमान हो जाता है तो उस समीकरण युग्म को हम संगत समीकरण बोलते हैं। जिस समीकरण का उत्तर आ जाता है, हल विद्यमान होते हैं, उसको तो हम संगत समीकरण बोलेंगे, और जिसका हल विद्यमान नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, असंगत समीकरण बोलते हैं। दूसरी कंडीशन ये थी A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 और बराबर आ गया C1/C2, यानी तीनों ही कंडीशन जब बराबर हो गई, तो हमें प्राप्त हो जाती है संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं प्राप्त हो जाती है, संपाती रेखाएं। क्योंकि संपाती रेखाएं पहली रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होती है, उसको बोलते हैं रेखा अनंत लंबाई की होती है, अतः ये अनंत हल विद्यमान होते हैं। यहाँ पे कितने हल विद्यमान होते हैं, अनंत हल विद्यमान तो हो रहे हैं ना, हल विद्यमान हो रहे तो समीकरण कैसा हो गया, संगत समीकरण हो गया। और एक जो तीसरी कंडीशन होती है वो क्या, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता जब C1/C2। तो इस कंडीशन में क्या आता है आपके पास, इस कंडीशन में आती है हमारे पास समांतर रेखाएं। क्या आता है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, और जब प्रतिच्छेद नहीं करती या आपस में मिलती नहीं है तो इनका कोई हल विद्यमान नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। और जिस समीकरण का कोई हल विद्यमान नहीं है तो उस समीकरण को क्या कहते हैं, हम असंगत समीकरण कहते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है और इन्हीं के सहायता से हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें हालांकि अनुपातों को चेक करना आपको पीछे वाले क्वेश्चन में समझा दिया था। पीछे वाले क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमने यही किया था कि जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं किस प्रकार की है, तो ये पीछे वाले क्वेश्चन में हमने कर लिया था A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से आपने तुलना करके बता दिया था। अब जो तीसरा क्वेश्चन आ गया ये भी इसी प्रकार का है, तो यहाँ पे आगे आपको उत्तर बताना है संगत और असंगत के बारे में। तो देखिए, इसका फर्स्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट सेकेंड आपको करना है, इसमें से मैं थर्ड वाला समझा रहा हूँ। देखिए, थर्ड से हम शुरू करते हैं क्योंकि अनुपातों की जो तुलना करनी है वो आपको बता दी थी। तो इसका जो तीसरा है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, 3/2x 5/2y बराबर में 7 है। समीकरण का जो रूप होता है वास्तविक वो क्या होता है, ax + by + c बराबर 0। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि बराबर में 0 रखना है। अगर कोई पद बराबर के उधर लिखा हो तो उसको आप पक्षांतरण करके इधर ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए बराबर में 7 लिखा हुआ है, 7 को आप इधर लाएंगे, किस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके साथ ही आप एक काम और कर सकते हैं, बट्टे की संख्या आ गई तो बट्टे का चिन्ह, बट्टे की संख्या हटाने के लिए पूरे समीकरण को आप उससे गुणा कर दो। जैसे यहाँ पे समान नंबर आ रहा है, बट्टे में 2 2, तो 5/3 आ रहा है ना, तो 3 लिखेंगे। तो 5 और 3 का लघुत्तम ले लिया, कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15 से आप पूरे समीकरण को गुणा कर सकते हैं। किससे गुणा कर देंगे, 15 से। तो ये 3/2 गुणा 15x, ये 5/3 गुणा 15y, और साथ ही तरह की माइनस हो गया और गुणा किससे कर दिया हमने। चलो इसको डायरेक्ट ही रहने दो, आगे जब कंडीशन सॉल्व करेंगे वहाँ हो जाएगा, ऐसे काफ़ी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से आप A1 का मान बताओ 3/2, B1 का मान बताओ 5/3 और C1 का मान, जब ये बराबर में 7 था इधर आए तो किस में हो गया, माइनस में हो गया। तो इसको मैं लिखूंगा -7 बराबर 0। तो C1 का मान क्या हो गया, -7।
देखो प्लस का साथ नहीं है C1 का मान, C1 का मान बराबर में प्लस का साथ है, लेकिन समीकरण के जब फॉर्म में लिखते हैं तो बराबर में आपको जीरो छोड़ना होता है। तो उधर जो प्लस का साथ है वो पक्षांतर होने के बाद में इधर आ गया, प्लस का नंबर इधर है तो ऋणात्मक हो गया। पहले समीकरण से हमने A1, B1 और C1 के मान लिखे हैं भी। दूसरा समीकरण क्या चल रहा है इसके संगत, ये चल रहा है 9x माइनस 10y बराबर में 14 लिखा हुआ है, पक्षांतर होकर इधर आएगा, प्लस का नंबर इधर रखे माइनस हो गया, तो ये लिखा हमने। तो यहाँ से A2 कितना 9, B2 कितना माइनस 10 और C2 कितना माइनस के 14। ये A2, B2 और C2 लिख दिया। इनके अनुपातों की हम तुलना करेंगे, क्योंकि A1 बटे A2 कितना है, यहाँ पे A1 की वैल्यू 3/2, तो ये 3/2 और A2 कितना है 9, बटे का नंबर पहले से आएगा तो वो बटे का नंबर और अगर आएगा तो इसी से गुणा हो जाएगा। ये 3 के पार्ट से कैंसिल हो गया, ऊपर 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3 एकम 3 और ये 2 गुणा 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 3 दूनी 6, यानी 1/6 हो गया। ऐसे ही B1 बटे B2 क्या हो गया, B1 कितना देखिए 5/3, तो यहाँ हमने लिख दिया 5/3, क्या लिख दिया 5/3। और फिर इसके बट्टे में क्या आएगा B2, तो B2 कितना है माइनस का 10, तो B2 इसके गुणा में आएगा माइनस का 10। ये 5 से कैंसिल हो गया, ऊपर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार माइनस का 2 तिया 6। ये देखो माइनस का 1/4 है, ऊपर वाला प्लस का 1/4 है, तो प्लस का 1/6 और माइनस का 1/6 दोनों अलग अलग चिन्ह है। इसका मतलब दोनों संख्याओं की जो वैल्यू है वो असमान है, अर्थात दोनों मान बराबर नहीं है। ये प्लस का 1/6 है और ये माइनस का 1/6 है, तो दोनों मान बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो हम कंडीशन क्या बता देंगे, कंडीशन बता देंगे कि दोनों बराबर नहीं आ रहे, क्योंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है यहाँ B1 बटे B2। और जब ये बराबर नहीं होता तो कंडीशन क्या आ जाती है आपके पास, प्रतिच्छेदी रेखाओं की आती है, अर्थात समीकरण युग्म से क्या प्राप्त होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी। और प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक अद्वितीय हल होता है, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक अद्वितीय हल विद्यमान होता है। अब हल विद्यमान है, इसका मतलब समीकरण युग्म कैसा हो गया, संगत हो गया। अतः दिए गए समीकरण युग्म कैसे है, संगत है। यह आपको बताना, समीकरण युग्म कैसा हो गया, संगत हो गया। हमने क्या कर लिया, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 इनके अनुपातों की तुलना करी। अनुपात किस प्रकार का प्राप्त हुआ, हमें अनुपात प्राप्त हो रहा है इस प्रकार का, A1 बटे A2 बराबर नहीं आ रहा B1 बटे B2, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। तो ये कंडीशन किसकी होती है, प्रतिच्छेदी रेखाओं की। और प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पे काटती है, यानी एक उत्तर प्राप्त होता है, और उत्तर प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब समीकरण कैसा है, संगत समीकरण है। इसका एक भाग मैंने करवा दिया है, शेष इसी प्रकार से आपको करने हैं। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जैसे 4th क्वेश्चन हम करते हैं एक बार यहाँ पे। तो यहाँ से मैं A1 बटे A2 लिखना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, 5 बटे माइनस का 10, 5 बटे माइनस का 10। तो माइनस और प्लस जब विभाजित होते हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। दूसरी वैल्यू क्या है, B1 बटे B2, माइनस का 3 प्लस का 6। माइनस प्लस में जब विभाजन होगा तो माइनस का आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब आप ये सोचेंगे सर इसमें तो माइनस नीचे है, इसमें ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब विभाजित करेंगे तो लास्ट में जो उत्तर आएगा आपका पॉइंटों में, तो वो पूरा ही मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यहाँ भी जो मान आएगा वो पूरा ही मान क्या होगा, ऋणात्मक है। तो ऊपर और नीचे माइनस है, कहाँ पे लगाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो ऋणात्मक आएगा, इसलिए यहाँ हम सिद्ध में बिल्कुल सामने लगा देते हैं, माइनस का 1/2 और ये माइनस का 1/2। जब हमने विभाजन कर दिया दोनों पदों में तो वो माइनस का पद बन गया 1/2 और 1/2। तीसरा आप देखेंगे इसमें C1 बटे C2, तो C1 कितना देखो, ये बराबर में 11 लिखा हुआ है,
तो 11 बराबर में जब 11 को हम इधर लाएंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा, तो C1 की वैल्यू -11। और ये जो 22 बराबर के उधर माइनस में दे के जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 22 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बन गया, माइनस का 11 और प्लस के 22, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो आप देख रहे हैं कि -1/2 तीनों ही में कैसे मान आ रहे हैं, -1/2, यानी तीनों ही मान बराबर हैं। तो आप लिखेंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब तीनों ही मान बराबर होते हैं तो किस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होती है, तीनों ही मान बराबर होते हैं तो हमें समपाती रेखा प्राप्त होती है। और समपाती रेखाओं के अनंत हल विद्यमान होते हैं, अनंत हल विद्यमान होते हैं। और जब अनंत हल विद्यमान है तो समीकरण कैसा हो गया, संगत समीकरण हो गया। समीकरण की प्रकृति कैसी हो गई, संगत। इसका हिंट मैंने बता दिया, तरीका पिछले वाले क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया था। एक 5वें का थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। A1/A2 का मान लिख रहा हूँ मैं सीधा ही। A1 कितना हो गया 4/3 और A2 कितना है 2, तो 2 वो यहाँ गुणा में आ जाएगा। 2 के पार्ट से 4 को कैंसिल कर दिया, 2 दूनी 4 हो गया, ऊपर नीचे आ गया 3। फिर आप लिखेंगे B1/B2, तो B1 कितना 2 और B2 कितना है इसका 3, तो ये 2/2 3 2/3 बराबर है। C1/C2 कितना देखिए, C1/C2 क्या हो गया, C1 8 बराबर में है, उधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -8 और बराबर में 12, पक्षांतर होने के बाद इधर आएगा तो माइनस का 12 हो गया। दोनों के माइनस से माइनस कैंसिल, 4 के पार्ट से काट दिया, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी ये भी क्या आ रहा है 2/3, यानी इसमें भी तीनों मान बराबर है, तीनों मान बराबर, तो ये सेम कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएगी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से समीकरण युग्म संगत है अथवा असंगत। तो अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया उसमें आपने संगत और असंगत की पहचान कर ली। फिर आगे क्वेश्चन क्या जोड़ दिया इसने, यदि संगत है तो उनको ग्राफ विधि से हल भी कीजिए। और ग्राफ बनाना आपने पहले क्वेश्चन में सीख लिया था, एक बार वापस से बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि संगत है या असंगत। तो संगत असंगत की आपको जांच करनी है, और अगर संगत होगा तो इसके में ग्राफ भी बनाना है। तो जैसे पहले क्वेश्चन की हम बात करें, इसका पहला, तो पहले में लिखा हुआ x + y = 5। तो समीकरण को सबसे पहले व्यवस्थित क्रम में सेट करेंगे आप। बराबर का 5 पक्षांतर होने के बाद में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से x + y - 5 बराबर क्या हो गया, ये समीकरण 1। दूसरा जो समीकरण के साथ लिखा वो क्या है, वो है 2x + 2y। 10 को मैं इधर ले आता हूँ तो -10 हो गया बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2। यहाँ में संगत और असंगत की जांच करनी है, तो सबसे पहले मैं गुणांकों की तुलना करूंगा। तो A1/A2, पहले समीकरण में जो अक्ष का गुणांक होता है वो A1, दूसरे समीकरण में जो अक्ष के साथ होता है वो A2। समीकरण का व्यापक रूप आपको ध्यान में AX + BY + C = 0 ये होता है। तो अक्ष के साथ में A होता है, Y के साथ में B होता है और कांस्टेंट वैल्यू C हो जाती है। तो A1/A2, तो यहाँ पे देखो अक्ष के साथ में क्या आ रहा है, पहले समीकरण में जब गुणा में कुछ भी नहीं होता वहाँ क्या होता है 1 माना जाता है, और बटे में क्या हो गया 2। ऐसे ही B1/B2 क्या है, B1 भी कितना है देखो, y के साथ में क्या आ रहा है गुणांक 1/2। और C1/C2 कितना हो गया, C1 -5 और C2 कितना -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी प्लस बन जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी तीनों मान बराबर आ रहे हैं। तीनों मान बराबर आ रहे तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 और बराबर हो गया C1/C2। तो ये कंडीशन किसके लिए होती है, जब तीनों ही मान बराबर होते हैं तो कौन सी कंडीशन होती है, ये समपाती रेखाओं की कंडीशन होती है। अर्थात समीकरण युग्म संगत है। समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत है। क्योंकि पूरी डिटेल मैंने लिखी नहीं यहाँ पे, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ। अर्थात यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा, समपाती रेखाएं प्राप्त होगी। और समपाती रेखाएं जब प्राप्त होती है तो उसके अनंत हल विद्यमान होते हैं, और जब अनंत हल विद्यमान है तो समीकरण कैसा हो गया, संगत समीकरण हो गया। अब इसका हमें ग्राफ भी बनाना है, आलेख भी बनाना है, तो ग्राफ देखते हैं हम अगले पेज पे। तो ग्राफ बनाते इसका, देखिए
तो पहला जो समीकरण था वो x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, और जो दूसरा समीकरण था वो 2x प्लस 2y बराबर 10 इस प्रकार से दे रखा था। तो इसका हम क्या प्राप्त करेंगे, ग्राफ, और ग्राफ बनाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी हमें बिंदु की। तो समीकरण 1 से हम x का मान प्राप्त करेंगे, बिंदु प्राप्त करना आपने पीछे सीख लिया आराम से। तो समीकरण 1 से x बराबर क्या हो गया, प्लस का y पक्षांतर होने के बाद में उधर गया तो माइनस हो गया, तो 5 माइनस वाई। अब यहाँ y का मान मैंने 1 लिखा, जैसे y बराबर 1 पर x बराबर क्या हो गया 5 माइनस 1 यानी कि 4। ऐसे ही y बराबर 2 पर x बराबर क्या हो गया 5 माइनस 2 यानी कि 3 हो गया। दूसरे समीकरण की हम बात करें, यहाँ बना देता हूँ समीकरण, इसकी टेबल बनाएंगे, x और ये y। जब हमने y बराबर 1 लिखा तो x का मान 4 आ गया, जब हमने y बराबर 2 लिखा तो x का मान क्या आ गया 3। दूसरे समीकरण की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे इधर कर देता हूँ। समीकरण 2 से तो 2x प्लस 2y बराबर क्या हो गया 10, यहाँ से 2 कॉमन लेके हमने काट दिया, 2 के पार से सभी संख्याओं को काट दिया, तो x प्लस वाई बराबर 2 पंजे 10, 5 आ गया यहाँ पे। तो ये भी पहले वाले जैसे हो गया, यहाँ बिंदु कुछ अलग मान लेते हैं, x बराबर क्या हो गया 5 माइनस वाई हो गया। यहाँ y का मान ले लेते हैं हम, जैसे y बराबर पहले 1 2 ले लिया, इस बार 3 लेता हूँ मैं। y बराबर 3 पर x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस 3, 5 में से 3 घटा दिया, कितना देगा 2। ऐसे ही y बराबर 4 पर x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 4, 5 में से 4 घटा दिया तो क्या आ गया 1। इसकी सारणी बना लेंगे, सारणी क्या हो गई x और y। जब y का मान हमने 3 लिखा तो x का 2 आ गया, जब y का मान 4 लिखा तो x का मान क्या आ गया 1। ये हमने क्या बना ली है, सारणी बना ली। अब इसको आप आलेखित कर सकते हैं, ये x डैश y डैश। पहले सारणी से x का मान 4, y का 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3, ये 0। देखिए पहले सारणी में जब x बराबर 4 है तो y का मान क्या लेना है हमें, y का मान 1 लेना है। तो x बराबर 4 और y का मान 1, x बराबर 4 इधर है, y का मान 1 ऊपर है, तो दोनों के सिद्ध में ये बिंदु हो जाएगा। तो ये लगभग बिंदु यहाँ पे मिल गया आपको। दूसरा बिंदु क्या है 3,2, यानी x का मान 3 है, y का 2 है, x का मान 3 और y का 2, तो इन दोनों के सिद्ध में बिंदु कहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया। और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इन दोनों को मिला देंगे, और क्या कर स्केल की सहायता से ऐसे मिला दिया हमने। दूसरी सारणी की बात करें, x बराबर 2 पे y का मान 3, x बराबर 2 पर y का मान 3, तो ये यहाँ पर आ गया। फिर x बराबर 1 पर y का मान 4, x बराबर 1 पर y का मान 4, तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा ये बिंदु। तो इस प्रकार से जब इनको मिलाएंगे तो वो इसी के ऊपर आएगी। तो इस प्रकार से आपको क्या प्राप्त हो गई, क्या प्राप्त हो गई, समपाती रेखाएं प्राप्त हो गई। तो आपको लिखना है ग्राफ से समपाती रेखाएं प्राप्त होती है। समपाती रेखाएं प्राप्त होती है अर्थात इनके क्या अनंत हल विद्यमान है, अर्थात समीकरण युग्म के अनंत हल विद्यमान है। समपाती रेखाएं प्राप्त होती है, अनंत हल विद्यमान है, और अनंत हल विद्यमान है यही आपको इसमें बताना था। देखिए क्या बताना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला था कि ग्राफ विधि से इसको हल कीजिए, संगत है या असंगत की पहचान करनी। तो हमने संगत असंगत की पहचान करी। सबसे पहले संगत था तो इसका हमने ग्राफ बना दिया। ग्राफ से उत्तर कैसे आए, अनंत हल प्राप्त हो गए, ये आपने उत्तर बता दिया इसका। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपको अन्य क्वेश्चन करने हैं, जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले संगत असंगत की जांच करनी है। तो संगत असंगत की जांच हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी कर ली, इसमें भी आपको बता दी। बस अगर प्रतिबंध आपको याद है
तो आप कर पाएंगे, और नहीं याद है तो आपको याद करना है, बार बार लिख के उनको याद करें। A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है, और प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो तो अद्वितीय हल विद्यमान होता है, और हल विद्यमान है इसका मतलब संगत है। तो इस प्रकार की जो तीनों कंडीशन है वो आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन को मैं इतना ही बताऊंगा, आगे जो इसमें शेष भाग बच गए वो आपको स्वयं को करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसमें क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन पढ़ें। एक आयताकार बाग दे रखा है, आयताकार बाग जिसकी चौड़ाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात करो। विमाओं का मतलब क्या, उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो आयताकार बाग की बात हो रही है, इसका अर्ध परिमाप दे रखा है, यानी आधा परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है क्या है, उसके आमने सामने की भुजाओं का योग होता है। लंबाई, ये भी लंबाई, ये चौड़ाई, तो ये भी चौड़ाई। तो परिमाप क्या लिखते हैं, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो लिखते हैं परिमाप। यानी लंबाई और चौड़ाई इन दोनों को जोड़ दिया और डबल कर दिया। डबल क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ भी लंबाई यहाँ भी लंबाई, तो लंबाई डबल हो गई, फिर चौड़ाई और चौड़ाई डबल हो गई। तो देखिए ये जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई जितनी उससे 4 ज़्यादा करते लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो चौड़ाई को कुछ मान लेते हैं, माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई मान लेते हैं अक्ष मीटर, चौड़ाई अक्ष मीटर। इसलिए क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई 4 मीटर अधिक है लंबाई। इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई अक्ष मीटर है, इसलिए लंबाई कितनी हो जाएगी, इससे 4 मीटर अधिक होगी। और प्रश्नानुसार इसका अर्ध परिमाप दे रखा है, आधा परिमाप। प्रश्नानुसार बाग का अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप है। ध्यान दें, अर्ध परिमाप की बात हो रही है। अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, 36 मीटर। देखिए परिमाप का सूत्र, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो इसका पूरा परिमाप होता है। आधा करने के लिए 2 से भाग लगा दे, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इतना न करके आप सीधा ही बता सकते हैं कि जब पूरा परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यानी डबल होता है, तो आधा परिमाप क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। ये कितना, 36 है। लंबाई, तो लंबाई की जगह लंबाई लिख दो अक्ष प्लस 4, ये 2 से 2 कैंसिल करके बता दिया मैंने। लंबाई की जगह क्या लिख दो, अक्ष प्लस 4, प्लस चौड़ाई, चौड़ाई की जगह क्या लिख दो, अक्ष बराबर में कितना, 36। तो यहाँ आप देखेंगे अक्ष प्लस अक्ष कितना हो गया, 2 अक्ष हो गया। प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 4। 36 में से 4 घटाएंगे, 36 में से जब 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 अक्ष के बराबर। 36 में से 4 घटा दिया तो 32 आ गया। 2 गुणा में था, इधर गुणा की संख्या उधर भेज दिया आपने, पक्षांतरण हो गया तो भाग में चला गया। 32 में 2 का भाग लगा दिया, अर्थात कितना आ गया, अक्ष बराबर 16 मीटर आ गया। अक्ष का मान आ गया, और अक्ष क्या माना था आपने, चौड़ाई मानी थी। तो अतः आप लिख देंगे, अतः बाग की चौड़ाई, चौड़ाई तो कितनी आ गई, 16 मीटर, और लंबाई इससे 4 मीटर अधिक है, तो 16 प्लस 4 बराबर 20 मीटर। ये इसकी विमाई हो गई। नोट कर लें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रैखिक समीकरण आपको दिया हुआ है। इस रैखिक समीकरण के अनुसार आपको एक कोई अन्य समीकरण बनाना है जिसमें समीकरण का युग्म क्या प्राप्त हो जाए, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता हो, ऐसा आपको बताना है। तो इसके लिए आपको कंडीशंस अगर ध्यान में है तो आप आसानी से बता सकते हैं, और कंडीशंस अगर ध्यान नहीं है तो वही मुश्किल आपको। तो कंडीशन एक बार फिर से बता देता हूँ, बार बार कंडीशन पूछी जा रही है। कंडीशन का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। कंडीशन आपको याद होनी ही होनी चाहिए। 9th क्लास में भी आ जाती है, सबसे बड़ी बात हुई है। देखिए A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई
प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसे होती है, तो एक हल हो गया। एक हल हो गया इसका मतलब संगत रेखाएं हो गई, संगत समीकरण हो गया। समीकरण कैसा? संगत हो गया। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो यहाँ से हमें प्राप्त होती है समपाती रेखाएं। जब तीनों ही मान बराबर हो गए यानी एक ही रास्ते से जाएगी, समपाती रेखाएं एक के ऊपर ही दूसरी रेखा जाएगी, उसको समपाती रेखा बोलते हैं। और इसके हमें प्राप्त होते हैं अनंत हल। हल तो विद्यमान हो रहे हैं ना, हल विद्यमान है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? संगत समीकरण कहेंगे इसको भी। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो यहाँ से हमें प्राप्त होती है समांतर रेखाएं। क्या प्राप्त होती है? समांतर रेखाएं। ऐसे ये समांतर रेखाएं प्राप्त होगी तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और जिस समीकरण का हल ही नहीं होता है उसको हम बोलते हैं असंगत समीकरण युग्म। तो देखिए छठवें के पहले की हम बात करें तो इसमें पहला समीकरण आपको ये दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब इसके संगत आपको कोई समीकरण लिखना है जो इसके सापेक्ष क्या हो जाए? प्रतिच्छेदी हो जाए। तो प्रतिच्छेद होने के लिए क्या होना चाहिए कि a और b के अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई समीकरण लिख दो जिसमें a और b के अनुपात बराबर नहीं है। जैसे 2 बटे A2 और यहाँ 3 बटे क्या आएगा? B2। और ये बोले कि ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कोई भी मान लिख दो जिनको सरल करने पर ये बराबर नहीं आता है। देखो इसको तो प्लस का रहने दो, इसको माइनस का बना दो। तो प्लस और माइनस कभी बराबर होते हैं क्या? नहीं होते। तो आप ऐसा कर सकते हो, या कोई ऐसी संख्या चेंज करके लिख दो, ये 3 इधर लिख दो, 2 इधर लिख दो, तो भी चेंज हो जाएगा। यानी कोई भी मान आप लिख सकते हैं जो बराबर इनको नहीं करें। तो इसमें क्या लिख दिया? जैसे मैंने 3x लिख दिया यहाँ पे और 2 इधर लिख दिया, 2y कर दिया। अचरपद का यहाँ कोई मैटर नहीं होता। तो इस 8 को -8 को कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे मैंने -8 को ऐसा कैसा लिख दिया, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये तो क्या हो गया? 2/3, ये हो गया 3/2। क्या ये दोनों बराबर हैं? कभी भी बराबर नहीं होंगे। 2/3 है, ये 3/2 है। 2/3 का मतलब 2 में 3 का भाग लगाएंगे तो 0.66 कुछ ऐसा आएगा और यहाँ 1.5 आएगा। तो ये बराबर नहीं है। तो ऐसे आप पक्षान ये गुणांकों को चेंज करके आपस में ऐसे भी लिख सकते हैं। एक को प्लस का बना दो, दूसरे को माइनस का बना दो। बहुत सारी संख्या आप लिख सकते हैं, कोई भी, ये कोई इसका फिक्स उत्तर नहीं है। इसके अलावा भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। इसका जो दूसरा पॉइंट है तो हमें पहला समीकरण तो यही रखना है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें क्या प्राप्त करना है? समांतर रेखाएं लानी है। समांतर रेखाएं कब आएगी? जब b का अनुपात तो बराबर होगा, c अलग हो जाएगा। तो a और b के तो बराबर आ रहे हैं तो इनको तो सेम ही रख लो आप। तो इसको तो लिख दो 2x प्लस 3y सेम ही लिख दो, और c अलग होना चाहिए। तो c को -8 के अलावा कुछ भी लिख दो, प्लस का 8 लिख दो। चलो माइनस और प्लस कभी समान होंगे क्या? नहीं होंगे। तो बराबर 0 ऐसा आप लिख सकते हो। या इस -8 के अलावा -7 -6 ऐसे कोई भी आप वैल्यू लिख सकते हो। तीसरे में पूछ रहा है संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाओं में अनुपात क्या होता है? सदैव बराबर होता है। अनुपात बराबर कब होगा? जब आप सभी पदों को, जो इसके सभी गुणांक दे रखे हैं, उन सभी को किसी समान संख्या से गुणा कर दो या समान संख्या से विभाजित कर दो। तो इसमें तीसरा समीकरण क्या बन जाएगा? जैसे तो तीसरे का जो दिया हुआ वो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये तो दिया हुआ है। मैं इसको 2 से गुणा करके लिख देता हूँ। 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 दूनी 16। 2 से गुणा करें, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। तो इनसे ये क्या प्राप्त हो जाएगा? संपाती रेखाएं। मैंने अपनी ओर से, आप 3 से गुणा करके ले सकते हैं या किसी समान संख्या से विभाजित करके भी लिख सकते हैं। वो कंडीशन बस आपको ध्यान रखनी है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ग्राफ का ये क्वेश्चन है और इसमें ग्राफ के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ और पूछी है कि इनका ग्राफ खींचना है। सबसे पहला काम तो इतना ही है। ग्राफ के बाद में अक्ष एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक वो लिखने। त्रिभुज बनेगा उसके निर्देशांक लिखने, और वो जो त्रिभुज बनेगा उसको हमें क्या करना है? छायांकित भी करना है। तो सबसे पहले आप इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के बाद में जो त्रिभुज बनेगा तो वो
उसको हमें छायांकित करना है और उसके निर्देशांक कितने हैं वो आपको बताने हैं। तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। समीकरण 1 दे रखा है, इसको थोड़ा व्यवस्थित करते हैं। यहाँ से x बराबर प्राप्त कर लिया हमने। x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का y उधर जाके माइनस हो गया, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस y को उधर भेज दिया, प्लस में हो गया, प्लस का 1 उधर गया तो माइनस हो गया। इसको हमने समीकरण 1 बोल दिया। यहाँ इसको व्यवस्थित कर लेते हैं हम। y का मान प्राप्त कर रहा हूँ, बिंदु प्राप्त कर रहा हूँ y बराबर 2 पर। y का मान मैंने 2 लिखा, तो x का मान क्या हो जाएगा, y की जगह 2 लिख दो, 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो गया। एक मान और प्राप्त कर लो। y का मान 3 ले लिया, इस बार मैंने थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, चलो 4 ले लिया। तो x का मान क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 बराबर 3। दूसरा जो समीकरण था समीकरण 1 से ये क्या प्राप्त हुआ था, हमें x बराबर y माइनस 1, और इसमें हमने मान लिख दिए। दूसरे समीकरण की हम बात करते हैं। तो दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यह समीकरण 2 दिया हुआ है। यहाँ से बिंदु प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित करते हैं इसको। तो सबसे पहले 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएंगे दोनों ही पद, तो प्लस का 12 उधर जाके, सॉरी माइनस का 12 उधर गया तो प्लस के 12 हो गए। प्लस वाले नंबर को पहले लिखूंगा, प्लस का 2y उधर जाके माइनस हो गया, इसको मैंने बाद में लिखा, माइनस वाले नंबर को बाद में लिखे हमेशा। तो x बराबर कितना हो गया, 3 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 12 माइनस 2y बटे 3। ये x का मान प्राप्त हो गया हमें। इसमें y के मान सोचेंगे हम, तो y का मान सोचेंगे और वो 2 से गुणा हो जाएगा। 2 से गुणा होने के बाद में उसमें 12 में जो बचेगा भाग लगाना है 3 का। तो सबसे पहले मैं 0 ही सोच लेता हूँ। क्या सोच लिया, 0, y बराबर 0। तो y बराबर 0 पर x का मान क्या हो गया, देखिए 12 माइनस 2y, 12 माइनस 2y की जगह 0 और बट्टे में क्या आ गया 3। तो x बराबर क्या, 12 माइनस 0 से गुणा कर दिया, 0 हो गया वो, तो बट्टे में क्या 3, 3 चौक 12, 4 आ गया। कितना आ गया, 4। ऐसे ही y का एक मान और सोच लो। जैसे अगर यहाँ पे 3 दूनी 6 कर दे हम, तो 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा, 6 में 3 का भाग जा सकता है, यानी y की जगह क्या लिख दूँ, 3 लिख दूँ। 3 पर x बराबर क्या हो गया, 12 माइनस 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू वाई की जगह क्या लिख दो, 3 लिखा है इस बार, बटे में 3। तो कितना हो गया, x बराबर 12 माइनस 2 3 6 बटे 3। 12 में से 6 घटा दो, 12 में से 6 घटा दिया तो 6 बटे 3, यानी कि 6 में भाग लगा दिया 3 का 2 बार। तो ये हमने बिंदु प्राप्त कर लिए, इसके सारणी लिख देंगे यहीं पे। तो x और ये क्या हो गया y। जब हमने y बराबर 0 लिखा, x का मान 4 आ गया। जब y बराबर 3 लिखा तो x का मान कितना आया, 2। और ये पहले की सारणी हमने यहाँ नहीं बनाई, यहाँ मैं सांकेतिक रूप से बना देता हूँ। x और y, जब हमने y का मान 2 लिखा तो x का मान कितना आया, 1। जब हमने y का मान 4 लिखा तो x का मान क्या आया, 3। ये हमने अभी तक क्या प्राप्त कर लिए, बिंदु प्राप्त करें। अभी इसका क्या बनाना, आपको ग्राफ बनाना है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं अगले पेज पे। तो ग्राफ बनाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी हमें बिंदुओं की। तो पहले का 1 2 3 4, x y 1 2 3 4, और दूसरी सारणी क्या बनेगी, दूसरी सारणी के मान देखने के लिए लिख देता हूँ, 4 0 2 3, 4 0 2 3। चलिए आलेख बनाते हैं इसका हम। ये y y डैश x x डैश और ये क्या हो गया 0।
देखिए अक्स के जो धनात्मक मान है 1 2 3 4 तक काम में आ रहे हैं, तो 1 2 एक्स्ट्रा लिख लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर y का मान जैसे 2 4 0 3 इतने काम में आ रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये माइनस के मान भी 1 2 मान तो ज़रूर दर्शाएं, और आवश्यकता पड़ती है तो ज़्यादा भी लिख दें। माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। यहाँ माइनस का 1 है जीरो के पास में, ये 0 और ये माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4। तो देखिए ग्राफ दर्शाते हैं, जब अक्स का मान 1 है तो उसके संगत y का मान 2, जब अक्स का मान 1 है उसके संगत y का मान, ये तो अक्स का मान लिखा, देखो अक्स के सिद्ध में 1 है, y का मान कितना लेना, 2 प्लस का 2 यहाँ पे है, तो यहाँ से जो कॉमन बिंदु आ गया लगभग यहाँ पे हो गया मेरे हिसाब से, ये मैंने बिंदु ले लिया। दूसरा बिंदु 3,4, जब अक्स का मान 3 है और y का 4 है, अक्स का मान 3 और y का 4, तो दोनों जहाँ मिलेंगे वो अपना बिंदु हो जाएगा, तो लगभग ये बिंदु हो जाएगा। ये दोनों बिंदु हमने प्राप्त कर लिए, और दोनों बिंदुओं का हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से बिल्कुल सिद्ध में करके मिलाएंगे इसको। ये बना दिया मैंने, क्योंकि रेखा है तो आप एरो साइन जरूर लगाएं, ये एरो साइन। दूसरा जो समीकरण था वहां से हमें बिंदु प्राप्त हुआ 4,0, x का मान जब 4 है, ये x का मान 4, तो y का मान 0, y का मान अगर ऊपर जाएंगे धनात्मक मिलेगा, नीचे आएंगे ऋणात्मक, तो इसके सिद्ध में देखो y का मान 4 यानी यही बिंदु हो गया। फिर क्या आएगा 2,3, x का मान 2, y का 3, x का मान 2 और y का 3, यानी लगभग यहाँ पे आ जाएगा, ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा। और पहला बिंदु यहाँ आया था, दूसरा बिंदु ये हो गया। इन दोनों का आप क्या करेंगे, स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधा करके मिलाएंगे। तो मिला दो दोनों बिंदुओं को, अक्षांशों से आर पार कर दें इनको ऐसे। और आप देख रहे हैं कि दोनों जो रेखा हमने खींची वो प्रतिच्छेद कर रही है, कहाँ पे कर रही है वो बिंदु आप बताएंगे। जो बिंदु हमने पहले से लिखे हैं उनको निर्देशित करेंगे। ये बिंदु कौन सा आ गया, देखो अक्स का मान यहाँ पे 4 है, y का 0, तो 4,0 हो गया। ये जो बिंदु है वो 3 के सिद्ध में है, तो 3,4 हो गया ये। अब देखो सिद्ध में ऐसे आएगा तो कच्चा ग्राफ बनाया मैंने, ये 3,4 हो गया। और ये इधर वाला बिंदु 1,2 हो गया, अक्स का मान 1, y का 2, ये 1,2 था। और जो प्रतिच्छेदी बिंदु है ये क्या हो गया, अक्स के सिद्ध में 2 और y का मान 3 आ रहे क्या, तो ये 2,3 हो गया। अब आपको ये बताना है कि प्रतिच्छेदी जो बिंदु है वो क्या है यहाँ पे, तो इधर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिखेंगे आप ग्राफ से। अच्छा इसके समीकरण भी आप लिख दें ग्राफ में। तो समीकरण क्या था, पहला समीकरण ये अक्स माइनस वाई प्लस 1, तो पहली रेखा ये प्राप्त हुई थी हमें, इसके ऊपर लिखेंगे हम अक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या था, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। पैमाना कोई स्पेशल हमने लिया नहीं है, फिर भी आप लिखें पैमाना 1 सेमी, 1 सेमी बराबर क्या लिखा, 1 इकाई, ये पैमाना हो गया। अब इसका उत्तर लिखना आपको कि x और y के मान क्या होंगे, तो हम लिखेंगे ग्राफ से दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु
दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या प्राप्त हुआ? 2,3 प्राप्त होता है। 2,3 प्राप्त होता है। अतः x बराबर 2 हो गया और y बराबर 3। ये तो ग्राफ का उत्तर हो गया, लेकिन क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट नहीं हुआ। आधा नंबर का क्वेश्चन और बचा हुआ आगे। इसने क्वेश्चन में क्या दिया था? ये बोला था कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज कहाँ मिलेगा? अक्ष, अक्षांश और इन रेखाओं से बने। तो अक्ष, अक्षांश और इन रेखाओं से त्रिभुज बना क्या? देखिए बिल्कुल त्रिभुज बना है। कहाँ बना है? ध्यान देंगे, को इस पेन से ले लेते हैं। जैसे ये बिंदु जो कॉमन बिंदु हो गया, उसको हमने ए नाम दिया। यहाँ ये काट रहा है, इसको हमने बी बोल दिया। और ये बिंदु क्या हो गया? सी बिंदु हो गया। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज हो गया। इस 1,2 को मैं ऊपर की ओर लिख देता हूँ, यहाँ छायांकित करना है इसको। 1,2 लिखना आपको यहाँ पे। ये 1,2 यहाँ लिख दिया मैंने। अब ये जो ए बी सी, इस अक्ष, अक्षांश और इन रेखाओं से ये त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज को क्या करना? आपको छायांकित करना है। तो इस त्रिभुज को हम छायांकित कर रहे हैं। इंक चेंज कर देता हूँ मैं। देखिए ये बन गया त्रिभुज। इस त्रिभुज के निर्देशांक भी बताने अभी आपको, और इसको छायांकित करना। तो पेंसिल से हल्का हल्का इसको आप छायांकित कर देंगे। ये त्रिभुज हो गया। तो इसको लिख के बताएंगे। देखो ए का निर्देशांक क्या हो गया? 2,3। बी का निर्देशांक, तो बी के इधर देखिए ये बिंदु क्या है? अक्ष की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू इस लाइन के ऊपर ही, यानी अगर ऊपर जाते तो अक्ष का मान y का मान धनात्मक या ऋणात्मक प्राप्त होता। इस लाइन के ऊपर यहीं पे आ रहा है, तो ये क्या हो गया? 0 हो गया। ए हो गया, बी हो गया। सी की बात करें तो सी कितना? 4,0 आपको दिया हुआ था। तो आप लिखेंगे एवं एक्स एक्सिस अक्षांश व दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज ABC के निर्देशांक। तो जो बिंदु ABC उनके निर्देशांक बताएंगे A, B और C। इनके निर्देशांक बताओ। तो A का निर्देशांक क्या है? A का निर्देशांक 3,4। A का निर्देशांक क्या? 3,4। B का निर्देशांक क्या है? -1,0। तो -1,0। और बिंदु C का निर्देशांक क्या? 4,0। तो आपने लिख दिया ये 4,0। और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ये भी था इसका आंसर और दूसरा ये भी इसका आंसर था। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नावली कंप्लीट करी आज। नोट करेंगे आप इनको। एक बार शुरू से दिखा देता हूँ इसको मैं। पहले हमने क्या प्राप्त किया? देखो जो इक्वेशन दे रखी थी वहाँ से हमने समीकरण से बिंदु प्राप्त कर लिए, दूसरे समीकरण से बिंदु प्राप्त कर लिए। और पहले समीकरण से और दूसरे समीकरण से, ये था वो तो दूसरी स्क्रीन खुल गई थी। पहले समीकरण से और दूसरे समीकरण से आपने क्या प्राप्त कर लिए? बिंदु प्राप्त कर लिए। जैसे ही बिंदु प्राप्त हो गए तो हमने सारणी बना ली, और सारणी बनाने के बाद में क्या बना लिया? आपने ग्राफ बना लिया। और ग्राफ बन गया तो ग्राफ का उत्तर लिख दिया। ग्राफ का उत्तर क्या लिखते हैं? अक्ष और वाई के मान बताने होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा गया था, जो त्रिभुज बनेगा उसके निर्देशांक आपको बताने। तो त्रिभुज आपने पीछे देख लिया और त्रिभुज के निर्देशांक हो गए A, B, C। तो इस प्रकार से आपने इसका उत्तर बता दिया है। आगे के क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।